हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और अगर आप बिजनेस लॉ की पहले तो प्लेलिस्ट में नहीं गए हो तो आप जाके जरूर देखिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड और वीडियोस, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी वहाँ पर। और ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएगी वहाँ पर। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो वो आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको लिंक मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक में आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज सर्टेन ऑब्लिगेशन। जैसे कि आपको पता है, कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, है ना। जब वो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल हो जाता है, इनफोर्सिबल बाय लॉ, तब वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एग्रीमेंट में आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ता है। तो वो कोई ना कोई ऑब्लिगेशन कह सकते हैं उसे। ऑब्लिगेशन मतलब कोई भी आपने जो प्रॉमिस किया है, वो जो परफॉर्म करना है, तो वो परफॉर्म करना है। वो बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर आप परफॉर्मेंस पूरा नहीं करोगे जो कहा गया आपने, तो उसे क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो जब दोनों पार्टी, व्हेन बोथ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड ईच अदर, जब दोनों पार्टी आपस में ऑब्लिगेशन पूरा कर देते हैं, तो उसे कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, है ना। सो व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टेज टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टी आपस में ऑब्लिगेशन पूरा कर देते हैं तो उसे माना जाएगा कि वो परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो गया है। तो उसी में बोला जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करते हैं कि ए ने बी को कहा था कि मैं आपको फर्नीचर सप्लाई करूंगा, फर्नीचर सेल करूंगा, लेकिन आपको उसके बदले में मुझे 10,000 रुपये देने होंगे। तो बी के लिए ऑब्लिगेशन क्या है, 10,000 देना। ए के लिए ऑब्लिगेशन क्या है, फर्नीचर देना। तो अगर ये दोनों ऑब्लिगेशन आपस में फुलफिल कर लेंगे, तभी उसको माना जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाएगा, परफॉर्मेंस हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए बिना कोई देरी के फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हु विल परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस करता कौन है एक्चुअल में, कौन करेगा परफॉर्म। सेक्शन 40 में बता रखा है कि परफॉर्म कौन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं हम, वो परफॉर्म करेगा कौन। अब आप कहोगे जो जिसने भाई प्रॉमिस किया है वही तो परफॉर्म करेगा। जैसे ए ने कहा था परफॉर्म करने के लिए कि मैं आपको फर्नीचर सेल करूंगा, तो ए ही करेगा। पर जरूरी नहीं है ऐसा। सपोज करो कि ए जिंदा ही नहीं है, तो फिर कौन करेगा। तो पहला तो वही है कि प्रोमिसर करेगा। जिसने प्रॉमिस दिया है वही तो करेगा। ए ने प्रॉमिस दिया तो ए करेगा, बी ने प्रॉमिस दिया तो बी करेगा। लेकिन अगर बी ए जिंदा नहीं है, मान लो प्रोमिसर ही जिंदा नहीं है, तो उसका कौन करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब उसका कोई रिश्तेदार, वो करेगा फिर। अगर वो मर गया है सपोज करो, हाउ एवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल्स एंड इफ द प्रोमिसर डाइड। लेकिन सपोज करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, यानी कि वो ही कर सकता है, सिर्फ जो प्रोमिसर था वो ही कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं करेगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा। मतलब जैसे ही अगर प्रोमिसर मरा तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स वाला नहीं है, अब पर्सनल स्किल्स वाला क्या होता है, जैसे कि आपका कोई पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसमें पर्सनल स्किल लगती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका परफॉर्म नहीं कर सकता, हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो ही करेगा। पेंटिंग हो गया, आर्ट्स होगी, ठीक है, सॉन्गिंग होगी, डांसिंग होगी। कुछ ऐसे पर्सनल स्किल इवॉल्व होते हैं जहां पर एक बंदा खुद ही कर सकता है वो, तो बाकी दूसरा बंदा नहीं कर सकता, तो वहां पर नहीं कर पाएगा। वैसे कर लेगा तो प्रोमिसर करेगा, लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, या फिर एजेंट, उसका कोई एजेंट रखा हुआ है प्रोमिसर ने, तो वो भी कर सकता है। या कोई थर्ड पर्सन अगर प्रॉमिस परमिट करे, प्रोमिसर परमिट करे, ये प्रोमिसर आएगा। अगर कोई प्रोमिसर परमिट करता है तो कोई तीसरा पर्सन भी कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म। एग्जाम्पल, जैसे कि आदि ने प्रॉमिस किया मानव को कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। आदि में परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ गिविंग 5,000 रुपये टू मानव आइदर बाय हिमसेल्फ, या तो वो खुद कर सकता है, 5,000 रुपये खुद दे देगा, या फिर कोई वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है कि वो कर ले। ध्यान रखना, पर्सनल स्किल वाला यहाँ पर भी केस नहीं है।
अगर कोई पर्सनल स्किल है तो उसका एजेंट नहीं कर सकता वो परफॉर्म। हाँ, अगर कोई एजेंट रख ले जिसको, जो एक्सपर्ट है पेंटिंग बनाने में, तो फिर वो कर सकता है। यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स वाला है। तो 5,000 पे कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है, उसका एजेंट कर सकता है। तो इफ आदि डाइज बिफोर मेकिंग पेमेंट, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आदि मे बी परफॉर्म, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है कि 5,000 पे तो दे सकते हैं ना। उसका रिश्तेदार दे सकता है, उसका भाई बहन दे सकता है, उसका कोई एजेंट भी दे सकता है। ये बात कर ली हमने। अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 38 में क्या बता रखा है कि अगर कोई ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर देता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। मतलब आपने परफॉर्मेंस करने को कहा, ऑफर दिया, अभी एग्रीमेंट हो चुका है, उसके बाद परफॉर्मेंस देने का ऑफर देना पड़ता है कि मैं आपको परफॉर्म करने जा रहा हूं। अगर वो रिफ्यूज करता है तो क्या होगा? सो व्हेन द प्रोमिसर मेक ऑफर टू द प्रोमिस, जब वो ऑफर देता है प्रॉमिस पूरा करने का, परफॉर्मेंस देने का, एंड प्रोमिसी डज नॉट, प्रोमिसी आएगा, ये प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट इट, प्रोमिसी मना कर देगा अगर, तो प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट। फिर प्रोमिसी नहीं कह सकता कि भाई इस बंदे ने तो परफॉर्मेंस देनी, क्योंकि प्रोमिसर कहेगा कि भाई इस बंदे ने मना ही कर दिया। जैसे कि सपोज करो ड्यू डेट आने वाली थी, प्रोमिसर ने कहा कि भाई मैं आपको ये परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो बात कर रहा था, वो किसको कह रहा है? प्रोमिसर को कह रहा है कि मैं आपको परफॉर्म करने जा रहा हूँ, और प्रोमिसर ने कहा कि आप एंड टाइम में मना कर दिया। तो फिर अब क्या करेगा प्रोमिसर? प्रोमिसर कह सकता है कोर्ट में जाके कि भाई इसने तो मना ही कर दिया था, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ही आप मना कर दो बेफालतू में। बिल्कुल अनकंडीशनल ऑफर परफॉर्मेंस होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। वो जो ऑफर दे रहा है परफॉर्मेंस का, वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि कंडीशन लगा दे कि अब मैं परफॉर्म ये करूंगा तो आप ये करोगे तभी आप परफॉर्म होगा, ठीक है ना। ये चीज कह रहा है कि भाई आपका परफॉर्मेंस जो है, ये परफॉर्मेंस की कंडीशन है, परफॉर्मेंस की कंडीशन है। ये तो आपकी बात पूरी होगी, अब ये कंडीशन जो बात कर रहा है, ये कंडीशन फॉर परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी ऐसा नहीं हो कि कंडीशन के बेस पे हो। कंडीशन के बेस पे क्या मतलब है? कि जैसे कि आप मेरे को नाच के दिखाओ तो ही मैं आपको पैसे दूंगा। गलत बात है ना कि 5,000 रुपए के रुपए का मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ, लेकिन कुछ बीच में कंडीशन लगा दी कि ये होगा तो ही दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस मस्ट बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप आधी रात को परफॉर्म करना है आप कॉन्ट्रैक्ट, ये सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्लेस भी सही होना चाहिए। ऐसा सपोज करो परफॉर्मेंस देनी है, ऑफिस में करनी है आपको, ये नहीं कि 20 सड़क में जाके करनी है, ये नहीं कि आपको वहां जाके ग्राउंड में जाके करनी है, पार्क में जाके परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म टाइम और प्लेस में होना चाहिए, रीजनेबल टाइम देना चाहिए। परफॉर्मेंस एक रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन का हो या एक एक मिनट में परफॉर्म करना है मुझे। परफॉर्मेंस मस्ट बी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। परफॉर्मेंस मस्ट गिव रीजनेबल, कि आपका कुछ प्रोमिसी भी इंस्पेक्ट कर सके कोई। अगर हम मुझे परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं ये देख सकूं कि परफॉर्मेंस सही चल रही है कि नहीं चल रही है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी दे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि इंस्पेक्शन करने की। ऐसा नहीं कि सीक्रेट परफॉर्मेंस हो रही है। समझ आ रही है बात? एग्जाम्पल जैसे कि लिखा हुआ है, जे कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू वीरू एट हिज वेयर हाउस 100 किलो बासमती राइस। जे ने कॉन्ट्रैक्ट करा वीरू को कि भाई मैं आपको 100 किलो बासमती राइस दे दूंगा ऑफ ए ग्रेड क्वालिटी ऑन 1 मार्च 2014। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एज पर सेक्शन 38 में बता रखा है ना कि ऑफर देने के लिए, सेक्शन 38 में क्या बता रखा है देखो, ऑफर देने के लिए परफॉर्मेंस का, जे मस्ट ब्रिंग द राइस टू वीरूज वेयर हाउस। जे को वीरू के वेयर हाउस में देना पड़ेगा ऑन अ फिक्स डेट 1 मार्च को। अंडर सच सर्कमस्टेंस दैट वीरू में हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ एट द थिंग ऑफर्ड बासमती राइट ऑफ क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टेड। तो वीरू के पास भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वो ये देख सके कि भाई बासमती राइस जो है वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं। क्योंकि वो ऑफर दे रहा है तो वो चेक कर सकता है बासमती राइस ये जो दे रहा है ये सही भी है कि नहीं, ठीक है। सो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दैट थिंग ऑफर्ड इज बासमती राइस ऑफ द क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। मतलब कि अब आपने उसे ऑफर दिया परफॉर्मेंस का, तो वो ऑफर जो दिया परफॉर्मेंस का, वो अब वो चेक करने का भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किसको? वीरू को। क्योंकि एज पर सेक्शन 38 में ये बता रखा है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि भाई बासमती राइस वो ही है क्वालिटी के, ए ग्रेड क्वालिटी के है या नहीं है, कि 100 किलो राइस जो है वो बिल्कुल सही क्वालिटी के नहीं। तो यही वो कह रहा है,
ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में, तभी वो परफॉर्मेंस सही मानी जाएगी, ऑफर सही माना जाएगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तब वो, अगर उसको प्रोमिसी को पसंद नहीं है, तब वो मना कर देगा। लेकिन ऐसे ही मना कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रोमिसी ऐसे ही मना नहीं कर सकता। प्रोमिसी तभी मना कर सकता है जब ये ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल सही कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस सही माना जाएगा, तो फिर प्रोमिसर लाइबल नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। सेक्शन 39 में बता रखा है, अगर प्रॉमिस पूरा नहीं करता है वो, पूरा परफॉर्म, होली मतलब पूरा, तब क्या होगा। सो इफ द प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट होली, पूरा मना कर देगा प्रोमिसर, सो प्रोमिसी में पुट एन एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी मना, फिर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा वहीं पे। However, if the promisee has agreed to accept the performance, even if it is not performed wholly, then the contract will continue. अगर प्रोमिसी एग्री कर देता है परफॉर्मेंस के बारे में, और परफॉर्म पूरा नहीं भी होता, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, फिर बंद नहीं होगा बीच में। एग्जाम्पल आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। जैसे कनिका कपूर अ सिंगर एंटर कॉन्ट्रैक्ट नेहा धूपिया के साथ, द मैनेजर ऑफ थिएटर, टू सिंग एट इज थिएटर 2 नाइट एवरी वीक, कि हर 2 हफ्ते में मैं 2 बार रात को सिंगिंग करूंगी, कनिका कपूर ने कहा, अगले 2 महीने तक। नेहा धूपिया कह रही है कि मैं आपको 100 रुपए हर नाइट का दूंगी। ऑन 6 नाइट, छठी नाइट में कनिका विलफुली एबसेंट हरसेल्फ, कनिका ने, कनिका एबसेंट होगी, थिएटर में नहीं आ पाई परफॉर्म करने के लिए, तो नेहा एज ए लिबर्टी, नेहा के पास अब लिबर्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है, डिपेंड ऑन हर चॉइस। क्यों? क्योंकि भैया कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, लिखा हुआ ना ऊपर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे, पूरा, पूरा मतलब क्या था कि 2 नाइट आना था, अगर आप एक भी नाइट नहीं आए तो उसके बाद राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे बंद कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर देखो, इफ प्रोमिसी अगर एक्सेप्ट कर लेता है, मान लो कि अब नेहा ने कह, कनिका नेहा धूपिया जो है, उसने कह दिया कोई बात नहीं यार, एक नाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आपको, आप अगली नाइट आ जाना, अगली नाइट आ जाना, मैं आपको 100 रुपए दोबारा दे दूंगी। वही लिखा हुआ ना, अगर एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस को, चाहे वो पूरा नहीं भी करा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। समझ आ गई बात अच्छे से? बहुत बढ़िया। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, सेक्शन 41 बता रखा है कि अगर थर्ड पर्सन परफॉर्म करता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। सो व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रोमिसर from third person, accept promise from a third person, he cannot afterward enforce it against promiser। क्या मतलब है इसका? एग्जांपल समझते हैं। जैसे नरेंद्र एंड राहुल एंटर कॉन्ट्रैक्ट में हुए, नरेंद्र ने कहा कि मैं आपको, राहुल को कहा कि रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल नरेंद्र के जो है वो चेन्नई के वेयर हाउस में है, जो कि मिस्टर शाह मैनेज करता है। नरेंद्र ने डायरेक्शन दी मिस्टर शाह को कि आप रॉ मटेरियल डिलीवर कर दो राहुल को, मेरे बदले में, मेरे कहने पे मिस्टर शाह को कहा कि आप रॉ मटेरियल डिलीवर कर दो। तो विच मिस्टर शाह ने कर दिया वो डिलीवर, और वो राहुल ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब राहुल ये डिमांड नहीं कर सकता रॉ मटेरियल नरेंद्र से। और ये तो आपको बड़ी कॉमन सेंस लग रही होगी कि भाई जब मिस्टर शाह किसका बंदा है, नरेंद्र का ही बंदा है, उसी को तो वो वही उसका मैनेज कर रहा है, मिस्टर शाह मैनेज कर रहा है चेन्नई के वेयर हाउस को, और चेन्नई का वेयर हाउस किसके हाथ में है? नरेंद्र के। तो अगर मिस्टर शाह ने परफॉर्म कर दिया, अब नरेंद्र परफॉर्म थोड़ी करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर थर्ड पर्सन ने परफॉर्म कर दिया, तो फिर वो डिमांड नहीं कर सकता कि प्रोमिसर को कि तो आप भी परफॉर्म करो। बड़ी कॉमन सेंस है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, झूठा मूठा फिर प्रोमिसर कह देते हैं कि आप भी परफॉर्म करो। लेकिन भाई जब परफॉर्म कर दिया थर्ड पर्सन के द्वारा, और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो फिर मना कैसे कर रहे हैं आप? तो आई होप ये सब चीज आपको अच्छे समझ में आ गई है। वीडियो को फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पे आते रहिए। चलिए बिना को देने मिलते हैं स्टार्टिंग में। ओके बाय।